साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज जो हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं लाइफ प्रोसेस का टॉपिक डाइजेशन है। पार्ट 3 फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है पीछे इसकी एनाटमी पढ़ ली थी और अब इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ जो आपको बताएंगे वो फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। डाइजेशन कैसे वर्क करता है, डाइजेशन के कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, कौन से एंजाइम ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो को लगातार देखिए और लास्ट तक देखिएगा। और साथ में जो है इसको अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ्री में बेनिफिट ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैयारी अच्छी हो पाए। हमारे चैनल पे AMU, JMI, PHU, पॉलिटेक्निक, NEET और इस तरह की क्लासेस की जो है तैयारी होती है। और इसके अलावा RRB, रेलवेज और जहाँ साइंस पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में, वो उसकी तैयारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो है हम जल्दी ही अपने चैनल पर लॉन्च करेंगे हिंदी मीडियम कोई बाइलिंगुअल टेस्ट और बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। और एक चीज़ नई हमने जोड़ी है इस बार कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सेशन से कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको सैटरडे तक ज़रूर देंगे। यानी हर वीक में सैटरडे यानी वीकेंड के अंदर जो है हम आपको उसका जवाब देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और लगातार जो है हम इस पर वीडियो कंटेंट डालते रहते हैं और सारे वीडियो कंटेंट फ्री हैं। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस एंड आल्सो ग्रो अप विद द साइंस। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप जो है साइंस में बहुत अच्छा वर्क करिए। बोर्ड्स के लिए ख़ासतौर से ज़रूरी है, हमारी कोशिश है कि UP बोर्ड या अदर बोर्ड्स के लिए भी कुछ वीडियो कंटेंट डालें। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो कंटेंट हैं वो हमारे पास CBSE के हैं और जल्दी हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं ताकि आगे जो चैनल्स के जो वीडियो हैं वो हिंदी में बाइलिंगुअल हो जाएँ और UP बोर्ड के बच्चे भी इससे ज़्यादा लाभ या दूसरे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे भी ज़्यादा लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू योर एग्जाम्स एंड योर एंट्रेंस टेस्ट। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑफ साइंस क्लियर क्लासेस क्लास 10 लाइफ प्रोसेस टॉपिक डाइजेशन पार्ट 3 फिजियोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है आप जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ ईटिंग कर रहे हो, उस खाने का जो कॉम्प्लेक्सेशन है यानी उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसमें हार्डनेस है, उसे ब्रेक करना और ब्रेक करके उसे सिंपल स्टेप्स में तोड़ देना। हमारे पिछले वीडियो सेशन में आपने उसकी एनाटॉमी पढ़ ली थी, एनाटॉमी पढ़ ली थी। अब इस सेशन में हम आपको इसकी फिजियोलॉजी सिखाते हैं कि फिजियोलॉजी में कैसे वो काम करती है और वहाँ तक कैसे पहुँचती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे थे डाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हैपन होती है, किस तरीके से घटित होती है। तो डाइजेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये 3 स्टेप में फॉलो हो जाती है। जैसे पहला जो स्टेप है वो डाइजेशन ही है, अभी आपको बता दिया। और दूसरा स्टेप है वो एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और इसमें एक गति होती है, एक मूवमेंट होता है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं पेरियसलिस। क्या बोलते हैं इसे? पेरियसलिस बोलते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरियसलिस। पेरियसलिस की वजह से ही खाना नीचे तक जाता है और नीचे तक खाने की एंट्री होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे दिखा रहे हैं बना हुआ है। डायरेक्ट कनेक्ट है स्टोमक से। कहाँ से कनेक्ट रहता है? ईसोफेगस कनेक्ट रहता है स्टोमक से। ठीक है, तो स्टोमक में जब कनेक्ट रहता है तो जो खाना होता है पेरियसलिस के बाद वो स्टोमक में चला जाता है। ठीक है, स्टोमक को देखेंगे अभी हम। ये है हमारे पास एक स्टोमक की फिगर। ठीक है, स्टोमक में जैसे ये खाना आया, यहाँ पर बीचों बीच में एक स्पिंसेटर लगा होता है ईसोफेगस के बीच में और स्टोमक के बीच में, जो ये तय करता है ईसोफेगस से कितना खाना निकल के यहाँ पे जा सकता है, कितना खाना यहाँ पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे खाना आ जाता है और खाना यहाँ पे रहता है 4 से 5 घंटे तक। कितने घंटे तक रहेगा?
4 to 5 आवर रहेगा। और यही 4 to 5 आवर होते हैं जब ये आपका आ गया खाना। और यहाँ पर खाना जो है स्टोर हुआ है, देखिए दिखाया है हमने। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं मेनली। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका कार्डियक, यानी जो हार्ट के पास होता है, ठीक है, कार्डियक। दूसरा पाइलोरिक, और तीसरा जो होता है, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में है, देखिए ध्यान से, ये है आपका कार्डियक, ये शुरू में कार्डियक है, ये पाइलोरिक है और ये फंडिक है। आप देखेंगे कि पाइलोरिक के भी पास में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक जो है ना यहाँ स्पिन सेटर लगा होता है, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर स्टोमक की लंबाई होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर स्टोमक का जो होती है वो वाइड होती है, ठीक है। ये हो गई आपका स्टोमक। अब हम समझेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ये जो आप बीच वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेनली चीज़ है वो यहाँ पे खाना जो है क्या होता है, यहाँ पे खाना जाके आपका जो अभी पीछे हमने दिखाया था आपको फिगर में कि खाना वहाँ से जो है कनेक्ट हो गया था, यानी ईसोफेगस से कनेक्ट हुआ था। खाना आपको पीछे दिखाया था हमने फिगर में, ठीक है, यहाँ से फिगर में दिखाया था हमने। ईसोफेगस से कहाँ आ गया था खाना, स्टोमक में, और स्टोमक से सीधा कहाँ पे आ जाता है, स्टोमक से सीधा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जुजोनम, और एक होता है इलियम, ठीक है। इसे याद रखिएगा DJI से। ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं, और ये तीनों पार्ट ही जो है उसमें इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के लिए। यहाँ डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो है वो ड्यूडेनम होता है। कौन सा होता है? ड्यूडेनम। उसके बाद अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट रहती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे कहते हैं कैकम। क्या कहते हैं? कैकम। और दैट इज ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है कॉलन। और ये वाला जो पार्ट है, यानी ये लास्ट में जो बच रहा है, इसे कहते हैं रैक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, कैकम, कॉलन एंड रैक्टम। तीनों का काम क्या है? तीनों का काम है एब्जॉर्प्शन करना। क्या काम है तीनों का? तीनों का काम है एब्जॉर्प्शन करना। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो बचा कुचा खाना है वो निकाल के सीधे जो है रैक्टम के ज़रिए, यानी जो नीचे पार्ट दिखाया गया है, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं हम, रैक्टम के ज़रिए नीचे जो है यहाँ से खाना चला जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा एक चार्ट से समझ लेंगे, चार्ट से और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए हमने एक चार्ट लिया है, बहुत अच्छा चार्ट है, ये आपको सही से समझ में आएगा। माउथ में होती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। ये होती है 3 मुंह में, और ये तीनों ग्लैंड जो है निकालती है सलाइवरी एमाइलेज को। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू शुगर को, ठीक है। दूसरा है स्टोमक। स्टोमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ती है गैस्ट्रिक जूस जो किल्स करती है हार्मफुल बैक्टीरिया को दैट एंटर्स विद द फूड। Then hydrochloric acid makes the medium alkaline for the action of pepsin. Pepsin digests the protein of the stomach. ठीक है, some proteins are digested by the trypsin enzyme which is found in the intestine. But pepsin is the stomach digesting protein which digests the protein of stomach. ठीक है, that next will mucus. Mucus में का वर्क है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब गॉल ब्लैडर ज़्यादा एचसीएल छोड़ता है तो उस एचसीएल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जो है म्यूकस निकलता है, और म्यूकस जो है उसकी लेयरिंग कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो उसको जला नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मेक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक। यहाँ बाइल जूस काम करते हैं, और ये बाइल जूस बनाता है आपका लीवर, ठीक है। हम लीवर को समझेंगे इससे। बाइल जूस जो होता है वो लीवर मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पर होती है हेपेटिक सेल। कौन सी सेल होती है? हम
हमने लीवर को एनाटॉमी में आपको समझाया था। लीवर दो पार्ट में रहता है, एक अपर लोब होता है, एक लोअर लोब होता है। जो लोअर लोब होता है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो लोअर लोब और अपर लोब जो होगा, अपर लोब और लोअर लोब में ही फ़र्क होता है कि अपर लोब छोटा होता है और लोअर लोब जो होता है। लीवर के दो पार्ट हैं और यहाँ पर हेपेटिक सेल्स होती हैं और हेपेटिक सेल्स क्या करती है, ये हमारे लिए जो है बाइल जूस बनाती है। लेकिन जो बाइल जूस स्टोर होता है बच्चों, वो स्टोर होता है यहाँ पर नहीं होता, बल्कि बाइल जूस स्टोर होता है इसके अंदर, जो आपका गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है। वहाँ पे स्टोर होने के बाद जब डाइजेशन की टाइम ज़रूरत पड़ती है तो ये फिर वहाँ से निकाल देता है उसको। ठीक है, इस फिगर से और समझ लेते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, एक हेपेटिक डक्ट आ रही है और इसी से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं CBD डक्ट। क्या बोलते हैं उसे? CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट निकलती है जो दोनों जगह को लेके जाती है, पेंक्रियास की तरफ होते हुए कहाँ से कनेक्ट करती है, आपको गॉल ब्लैडर से ले जाके कनेक्ट कर देती है और उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ को भी लेके जाती है। तो दैट इज़ कॉमन बाइल डक्ट, जिसे कहते हैं CBD, और ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम डाइजेशन थोड़ा फ्लो में समझ लेंगे, आप जो है ध्यान से देखें। हमने कलर्ड फिगर और लिए ताकि आप पार्ट समझ जाएँ सीधे से। जो हल्का सा ब्लू है वो ड्यूडेनम है, उसके बाद जो तेज़ ब्लू करके दिखाया है वो जुजेनम है, और जो ग्रीन है वो आपका इलियम है। थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ड्यूडेनम हल्का सा ब्लू कलर का है, जुजेनम थोड़ा तेज़ ब्लू कलर है, इलियम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम, जो थोड़ा ज़्यादा हरा है, ग्रीन है। उसके बाद नीचे आपको दिख रही होगी अपेंडिक्स है, ये लटकी हुई है, और इसके बाद ये रेक्टम है। ठीक है, अब हम फिजियोलॉजी में थोड़ा सा और समझ लें, थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में कि डाइजेशन। देखिए, जो 60% स्टार्च होती है, कितने परसेंट स्टार्च? 60%। ठीक है, ये तो मुंह में ही गल जाती है सलाइवरी एमाइलेज के जरिए। ठीक है, अब बची कितने परसेंट? 40%। कितने परसेंट बची? 40% बची। ठीक है, ये हो गया 40%। 40% स्टार्च जो बचती है वो जाके स्टोमक में 100% जो है प्रोटीन स्टोमक में और जो है 100% फैट स्टोमक में पहुंचती है। ठीक, यहाँ से ये सब पहुंच जाती है। अब क्या होता है, जो 40% स्टार्च बची थी हमारी पेट वाली, ठीक है, जो मुंह से बच गई थी, और 100% में से 60% प्रोटीन और 40% प्रोटीन यहाँ पे नहीं डाइजेस्ट होती, स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाती है 60% प्रोटीन। किसकी हेल्प से? अभी पीछे हमने बताया था, पेप्सिन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से। उसके बाद जो 40% प्रोटीन बची और 100% जो फैट बची है वो डाइजेस्ट होती है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ डाइजेस्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद में जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद एसिमिलेशन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और मेन चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है, इसमें एक विली जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से यहाँ पे एक विली जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसका काम होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया इससे बढ़ जाता है और इस सरफेस एरिया के बढ़ जाने से जो डाइजेशन की जगह है वो बढ़ जाती है। ये हो गई आपका इसकी फिजियोलॉजी। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिसीज़ ऑफ डाइजेशन की, यानी जो डाइजेशन से रिलेटेड डिसीज़ हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हैं वो वॉमिटिंग, इंडाइजेशन और डिसेंट्री हैं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में जब कोई ख़राब पार्टिकल, जैसे कि या तो ज़्यादा खाना खा लेना या फिर कोई ख़राब पार्टिकल जब पेट में पहुंच जाता है, तो जो हमारे ब्रेन में एक एक्शन सेंटर है, रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर है, यहाँ से मैसेज जाता है पेट को कि कुछ गलत पहुंच गया है या ज़्यादा पहुंच गया है, जिसको क्या करना है, बाहर निकालना है। और ये इस तरीके से फिर यहाँ से मैसेज भेजता है और मैसेज के ज़रिए फिर जो है वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग रिज़ल्ट होता है इंडाइजेशन का, और इंडाइजेशन जो होता है दो वजह से हो सकता है, या तो बॉटुलिज्म हुई है, फूड पॉइजनिंग जिसे बोलते हैं, या फिर जो है कुछ ज़्यादा ऐसा फूड चला गया है जिससे ये दिक्कत हुई है। तो ये वॉमिटिंग, डाइजेशन में जो स्टमक होता है वो बर्निंग करता है, और ये बर्निंग कई तरीके से हो सकती है, किसी वजह से हो सकती है, जैसे यहाँ पे HCl ज़्यादा बन रहा हो, या फिर जो है HCl के ज़्यादा ना बनने से, क्योंकि जब
हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा HCl छोड़ देता है, और वो HCl कहीं ना कहीं वॉल पे चिपक जाता है, और वॉल पे चिपकने की वजह से हमें जो है इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम महसूस होती है, और पेट में बर्निंग सेशन होता है। देखिए हमने एक फिगर से दिखाया है, यहाँ पर बर्निंग सेशन होता है, और धीरे धीरे ये जो बर्निंग सेशन है, ये जो हीटअप है, ये ऊपर को जाती है, और ऊपर भी हमें जो है सीधे सीधे ये लगने लगता है कि ऊपर भी हमें जो है ज़्यादा जलन हो रही है या ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पे जो इंडाइजेशन है वो रिजल्ट है या तो बॉटलिज्म का, या फिर जो है फूड के ज़्यादा पहुँचने से ऐसा होता है। दूसरी डिसीज जो बचती है वो है आपकी डिसेंट्री। क्या है? डिसेंट्री कहते हैं पेचिश को। हमने अभी बताया था पीछे कि जो बॉवेल का मूवमेंट होता है इसमें ख़राब हो जाता है, बॉवेल मूवमेंट ख़राब करने लगता है, यानी जो है कभी लगता है कि टॉयलेट आ रही है, कभी लगता है कि जो है एकदम बहुत थोड़ी सी टॉयलेट हम महसूस करते हैं, क्योंकि बॉवेल मूवमेंट जो होता है यहाँ पे गड़बड़ रहता है, और बॉवेल मूवमेंट के गड़बड़ रहने से ऐसा होता है। डिसेंट्री का एक मेनली रीज़न है, एक प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम हैगा अमीबियस प्रोटियस। क्या कहते हैं उस प्रोटोजोआ को? अमीबियस प्रोटियस कहते हैं उस प्रोटोजोआ को, और इस प्रोटोजोआ की वजह से ये हमें डिसेंट्री होती है, और हमें ऐसा लगता है बार बार जो है टॉयलेट आ रही है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लास्ट डिसीज़ और देख लेते हैं, एक लूज मोशन। लूज मोशन जो है लगभग इंडाइजेशन का रिजल्ट हो सकते हैं, और इसमें भी बॉवेल मूवमेंट और जो पानी या कोई ऐसी इंडाइजेस्टिव चीज़ चली जाती है जिसे बॉडी को बाहर निकालना होता है, चाहे वो वॉमिटिंग के ज़रिए निकाले या फिर लूज मोशन के ज़रिए। तो ये हो गई इस चैप्टर में डिसीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जो डिसीज़ ऑफ द डाइजेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, आगे वाले सेशंस में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जब कवर करेंगे तो आपको बताएंगे सर्कुलेशन के बारे में। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, डाइजेशन के बारे में अच्छे से आपने समझ लिया कि डाइजेशन की फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। उसके बाद जो पार्टिकल में चीज़ें हैं ये भी हमें समझना है, यहाँ पे कौन किससे क्या बना लेता है। जैसे आपने सबसे पहले बात करी कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलेगा, मैं आपको सीधी में लिखूँगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्टार्च की फॉर्म में बॉडी में, यानी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है वो स्टार्च की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो प्रोटीन है बॉडी वो अमीनो एसिड की फॉर्म में जो है अमीनो एसिड की फॉर्म में ही स्टोर करती है प्रोटीन को बॉडी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, और फैट जो है बच्चों वो चेंज होती है ग्लिसरोल में या फैटी एसिड में। ठीक है, ग्लिसरोल में हो जाती है या फिर फैटी एसिड में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें फूड के कंपोनेंट की के हिसाब से जो हम चीज़ें हम लेते हैं, तो सबसे जो मुश्किल से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो फैट होती है, और फैट एब्जॉर्ब होती है लिम्फ के ज़रिए। किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होती है? लिम्फ के ज़रिए। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली जो है चली जाती, ब्लड से मिक्स हो सकती है, लेकिन फैट जो है ब्लड के साथ मिक्स नहीं होती। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ गई थी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर होती है, याद रखिएगा, या 20 फीट होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, या फिर जो है जो छोटी आंत है वो थोड़ी सी जो है लंबी होती है, और बड़ी आंत जो है थोड़ी छोटी होती है। तो ये इसकी प्रोसेसेस हो गई। हमने इसमें समझ लिया कि कौन सा फूड कहाँ पे जाके ब्रेक होगा, कहाँ जाके स्टोर होता है, ये आपको मेनली पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ एंजाइम्स हैं जो हम समझ लेते हैं। एंजाइम्स की अगर बात करें तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो पचाता है स्टार्च को, एमाइलेज पचाएगा स्टार्च को। ठीक है, उसके बाद जो पेप्सिन है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। ठीक है, और जो आपकी ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन को पचाएगी, लेकिन ये पेट की नहीं होगी, ये आंत की प्रोटीन को पचाएगी। ठीक है, प्रोटीन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इलायोपेज जो है इलायोपेज एंजाइम जो होगा वो फैट को डाइजेस्ट करेगी। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स हो गए जो एंजाइम जो है डाइजेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द ऑल वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
science career classes, and wish you all the best to your test, wish you all the best to your boards. Again, thank you very much to all of you. Bye bye.